कुछ कुछ नया वर्ड मिलेगा, कुछ चीज वर्ड जो है पहले से रिलेटेड है, लेकिन वही है कि नया बच्चा आया है, थोड़ा मोड़ा उसको दिक्कत होगा। ये पहले बात सुन लो, ठीक। इससे पहला वाला चैप्टर जो था वो चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है। खत्म करते गए थे, सौभाग्य था मेरा, मैं तो चल जाता, ठीक। जल्दी से दौड़ो, मार क्या नहीं वीडियो में दिखाई देना, ठीक है। आओ ना जल्दी है, जल्दी से घुसना है। चलो सुना, हम लोग के पास जो अब नया चैप्टर है, और वो नया चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। कौन सा चैप्टर है? यानी कहने का मतलब कि पादप के अंदर का अगर जब हम बात करते हैं तो हमें ये बात पता है कि हमारे पास पादप के अंदर खास करके जो आवृत्ति बीजी पादप होता है, जिसको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। उस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से ही बताया जाता है कि हमारे जो पादप जगत है ना, वो पादप जगत विकसित किया है, जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी। कौन सी बोलते हैं? आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी का मतलब हुआ कि बीज के ऊपर में कवरिंग होना। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे भी बीज होते हैं, उस बीज के ऊपर में उसको ढका हुआ एक कवर मिलता है। जैसे चना का अगर हम बात करेंगे, दाल के अंदर जो भी चीज आता है उसके बीज के ऊपर में क्या होता है? कवरिंग होता है। हम उसको आवृत्ति बीजी के नाम से जानते हैं। और कुछ पादप हमारे पास ऐसा होता है जिसके ऊपर बीज के ऊपर में कवरिंग नहीं रहता है। जैसे अगर हम बात करें गेहूं का, जैसे हम बात करेंगे मकई का, ये सब के ऊपर में बीज के ऊपर में कवरिंग नहीं रहता। तो उस आवृत्ति बीजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस आवृत्ति बीजी पादप के अंदर ही होता है कौन सा प्रजनन? लैंगिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन? अब लैंगिक प्रजनन का बात किए तो अब लैंगिक प्रजनन से तुमको एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर शरीर जो होगा वो शरीर दो अलग अलग भाग में रहेगा। जैसे एगो को हम कहेंगे कौन सी नर, तो दूसरा को क्या कहेंगे? मादा। यानी पादप के अंदर विकसित होने के बाद जब पादप का शरीर नर और मादा में विकसित हुआ तो उस दौरान उसके अंदर एक चीज का निर्माण हुआ, उसका नाम क्या है? पुष्प। और यही पुष्प वो पादप का भाग होता है जहां पर बताया जाता है कि कौन सा जनन देखने को मिलता है, कौन सा देखने को। और जब इस बुक के अंदर इस चीज को हम पढ़ने का काम करते हैं तो बहुत बढ़िया लाइन सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ही भाग्यशाली हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पादप के अंदर कैसा प्रजनन देखने को मिलता है? लैंगिक प्रजनन। ये लैंगिक प्रजनन, ये बहुत बड़ी लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। क्या कि हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक है, इसलिए क्योंकि इसी लैंगिक प्रजनक के कारण पादप के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? पुष्प। ये वही पुष्प है जो कल के दिन बीत चुका है। बताया जाता है कि ये लैंगिक प्रजनक पुष्प पादप हमारे लिए भाग्यशाली वाली बात है। और कहते हैं कि असंख्य प्रकार के हमारे पास पुष्प है, और ये पुष्प बनता किसके कारण है? पादप के अंदर लैंगिक प्रजनक के द्वारा। किसके द्वारा? पादप के अंदर लैंगिक प्रजनक होता है, इसलिए कि उसके अंदर किसका निर्माण होता है? पुष्प का, जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर क्या करते हैं? मतलब समझ लेना कि आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं। देखते ही नहीं है, हमारे चारों ओर जो हमारी एक अलग
खुशियां देने का काम करता है, हमारे चारों ओर को आनंदित करने का काम करता है, हमारे चारों ओर को सुगंधित करने का काम करता है। उन सभी चीजों के लिए हमारे पास देखने के लिए, सूंघने के लिए तथा जिनकी महक से हम क्या हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं। क्योंकि जब इसी का बना हुआ इत्र हम लेते हैं तो कहता अरे तेरी वाह मजा आ गया। और उनके भरपूर रंग आदि पहले के समय में बताया जाता है कि हम लोग के पास जो कलर मिलता था, वो कलर जो होता था एक क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया के द्वारा पुष्प के अंदर से ही हम कलर को बनाने का काम करते थे। तो बताया जाता कि भरपूर रंग आदि सभी बातें उनके लैंगिक प्रजनन में क्या होती है, सहायक होती है। पादप ने एक लैंगिक प्रजनन किया कि इतना चीज हमारे चारों ओर बिखेर दिया। बताया जाता है कि पुष्प की अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए ही नहीं, सभी जो पुष्पी पादप है यानी पुष्प वाला जो पादप है, क्या बताया गया है कि लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते, यानी जिसके पास फूल है वो कैसा प्रजनन, लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंदर पुष्प कर्म यानी पुष्प का बिखरा हुआ कर्म कैसे रहता है, पुष्पों तथा पुष्प के अंग की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डाले तो अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को वो दर्शाने का काम करता है, ताकि लैंगिक जनन के अंतिम उत्पाद फल और बीज की संरचना क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। यानी ये कहना चाहता है कि लैंगिक जनन के द्वारा जब हम पुष्प के अंतिम उत्पाद के बारे में बात करते हैं तो जिस पादप के अंदर क्या होता है, पुष्प, जिस पादप के अंदर क्या होता है, पुष्प होता है, उसी के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है। यानी जिस पादप के अंदर पुष्प नहीं रहेगा ना, उसके अंदर फूल और बीज का निर्माण, फल और बीज का निर्माण नहीं होता। फल और बीज का निर्माण, और फल और बीज का निर्माण होता है हमारे दो टाइप के पादप जगत के अंदर आने वाले वर्ग में, एक कौन सा, जिम्नोस्पर्म वाला, और एक कौन सा, एंजियोस्पर्म वाला। आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी, वही पादप जो है हमारे इस पृथ्वी पर क्या है, विकसित है। और कहते हैं कि आइए इसके अध्याय में हम इसके सारे आकारकी का मतलब शरीर की आकार की संरचना और पुष्प पादप की यानी आवृत्ति बीज, खास करके किसका, यानी जिसके बीच के ऊपर में क्या हो, कवरिंग हो, आवृत्ति हो यानी कवरिंग हो, उसके अंदर लैंगिक जनन के प्रकरण को हम क्या करेंगे, यानी ये चैप्टर हमें पुष्प के अंदर किस प्रकार से जनन की क्रियाएं होती है, उस जनन की क्रियाएं के बारे में बताने का काम करेगा। किस प्रकार से एक पादप के अंदर, मनुष्य के अंदर तो हम आसानी से जान जाते हैं, लेकिन पादप के अंदर किस प्रकार से जनन होता है, उस चीज के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैसे क्या करना है। देखो, हम सब एक फूल को देखे हुए हैं, खास करके बेहतर फूल हमारे पास जो होता है वो अड़हुल का फूल होता है। कौन सा, अड़हुल। सेम उसी प्रकार का संरचना इसके अंदर हमें देखने को मिला है। जब इस पुष्प के अंदर के बारे में बात करते हैं तो यहीं पे समझ लेना और बेहतर ढंग से समझ लेना कुछ चीजें, कि अगर हम बात करते हैं पुष्प के अंदर का, तो पुष्प के अंदर का अगर बात करते हैं तो हम अभी पुष्प के लैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं। उस पुष्प के लैंगिक जनन के अंदर का अगर हम बात करते हैं, इसका दो भाग होता है, कुछ को पता भी होगा। कौन कौन बोलना रे, एक होता था पुंकेसर और दूसरा क्या होता था, क्या होता था, एक होता पुंकेसर और दूसरा क्या होता है, बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पुंकेसर को हम पुमांग और स्त्री केसर को हम जयांग के नाम से जानते हैं। रिपीट करते चलना, याद आसानी से रहेगा। हम इसको किसके नाम से जानते हैं, और स्त्री केसर को किसके नाम से जानते हैं, जयांग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इंग्लिश में बोले तो हम इसको एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हम इसको एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। जबकि गायनोकोलॉजिस्ट जो होती है, महिला विशेषज्ञ डॉक्टर,
जिसको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसी से ये गायनोसियम, कौन सी गायनोसियम, उसी से याद तुमको रखना। यानी एक जो होता है वो एंड्रोसियम होता है, एक जो होता है क्या होता है गायनोसियम होता है। यानी पुंकेसर, पुमांग, एंड्रोसियम, चाहे स्त्री केसर को जयांग, गायनोसियम, ये सभी का सभी एक ही नाम है। ठीक, क्या पुंकेसर के अंदर पुमाणु, वो एक अति के लिए सिर्फ बताया गया है। ठीक, उसी का भाग पुरुष भाग को ही दर्शाने का काम करता है। ठीक, चल, पुष्प का लैंगिक भाग कौन कौन? पुंकेसर और ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पुंकेसर जो होता है, इस पुंकेसर के अंदर दो चीज होता है। एक जो होता है वो तुम्हारा होता है कौन सी? तंतु, कौन सी होता है? और एक वो जो होता है वो होता है तुम्हारा परागकोश, कौन सी होता है? एक होता है तंतु और एक क्या होता है? परागकोश। जबकि स्त्री केसर के अंदर का अगर बात करते हैं तो ये बनता है तीन चीज से। क्या वो चीज से? तीन को चीज से। और वो तीन को चीज का बात करें तो एक होता है स्टिग्मा, इंग्लिश नाम इसका बढ़िया है स्टिग्मा, और लड़की है तो मारवे करेगी कौन सी? स्टाइल। और एक होता है कौन सी? ओवरी, ओवरी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवरी। यानी स्टिग्मा, स्टाइल और क्या होता है? ओवरी। हिंदी में के तो एक होता है वर्तिकाल, कौन सी होता है? कौन सी होता है? एक होता है तुम्हारा कौन सी? वर्तिकाल। एक जो होता है तुम्हारा होता है वो होता है वर्तिका, कौन सी होता है? और एक जो होता है वो होता है तुम्हारा कौन सी? अंडाशय, कौन सी होता है? अंडाशय। क्या होता है? यानी स्त्री केसर के अंदर तीन कौन कौन भाग? कौन कौन भाग? और इसके अंदर कौन कौन भाग? तंतु और परागकोश। ठीक, देखो लैंगिक जनन के अंदर होता क्या है। जब हम अंग का बात करते हैं तो हमारे शरीर में अंग का जो निर्माण होता है ना, वो अंग का निर्माण किसी एक चीज से नहीं होता। उस अंग को हम दो भाग में बांटते हैं। जैसे हमारे पास ये जनन अंग है, उस जनन अंग को हम दो भाग में बांटते हैं। और जनन अंग जो पुष्प पादप का है वो कौन सा है? पुष्प। जनन पादप का जो जनन अंग वाला भाग होता है वो पुष्प। पादप का कौन सा होता है? पुष्प होता है। कौन सी होता है? कौन सी होता है? पुष्प होता है। ठीक, इस जनन अंग के अंदर एक होता है प्रमुख जनन अंग, कौन सी होता है? एक जो होता है वो क्या होता है? एक होता है प्रमुख जनन अंग, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? और एक हमारे पास जो होता है वो होता है कौन सी? सेकेंडरी। एक जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर प्रमुख और सहायक। प्रमुख होता है वो वाला भाग जहां पर उस पुष्प का, चाहे हम लोग जंतु का जनन अंग का वो भाग जहां पर युग्मक का निर्माण हो। जहां पर किसका निर्माण हो? जहां पर किसका निर्माण हो, उसको हम बोलते हैं प्रमुख वाला भाग। कौन वाला भाग? और उस युग्मक को बनने के बाद उस युग्मक का एक जगह से जो दूसरा जगह स्थानांतरण करवाएगा, या वो युग्मक जो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसके लिए उसके अंदर होता है सहायक अंग। कौन अंग? कौन अंग? जो उस युग्मक को कहता है कि तू टेंशन नहीं ले, तू सिर्फ यहाँ पर बन, हम तुमको खुद व खुद क्या कर देंगे? ढुआ देंगे, ले जाने का काम करेंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो हमारे पास एक जो मेन होता है प्रमुख अंग जो होता है वो, जैसे अगर हम बात करें पुष्प के अंदर का, तो वो प्रमुख अंग होता है उसका परागकोश। कौन होता है? कौन क्या होता है? पुष्प के परागकोश। तो परागकोश किसका भाग है? पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब कि पादप का कौन वाला भाग? पुरुष वाला कि नर वाला? सॉरी, नर वाला कि मादा वाला? कौन वाला? नर वाला। तो उस नर वाला भाग जो है परागकोश, वो पुष्प का प्रमुख अंग हुआ, क्योंकि इसी परागकोश के अंदर पुरुष का क्या बनेगा? युग्मक। क्या बनेगा? उस युग्मक बनेगा, और उस युग्मक का नाम हम रखते हैं कौन सी? परागकण। उस युग्मक का हम नाम क्या रखते हैं? उस युग्मक का नाम हम क्या रखते हैं? परागकण। क्या रखते हैं? परागकण। उसी के अंदर बताया जाता है, देखने को हमें मिलेगा ये कौन सी? नर युग्मक। क्या मिलेगा? नर युग्मक। उसी प्रकार से इस पादप के अंदर का अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ओवरी, अंडाशय। कौन सी रखा हुआ है? अंडाशय। ये अंडाशय का कौन सा वाला भाग कहलाएगा? मादा युग्मक वाला भाग। यहाँ पर भी क्या बनेगा?
युग्मक बनेगा, लेकिन ये कैसा युग्मक बनेगा? मादा वाला। कैसा युग्मक बनेगा? कैसा बनेगा? तो इस युग्मक के अंदर, इस ओवरी के अंदर मादा युग्मक बनेगा और पुष्प का ये प्रमुख जनन अंग होगा। ये पुष्प का, ये पुष्प का, जबकि अगर नर वाले भाग में बात करें तो पुष्प का ये प्रमुख जनन भाग। ठीक, पुष्प का, नर का प्रमुख भाग कौन सा है? जनन अंग वाला। कौन सी? और अगर बात करें तो मादा के लिए कौन सी है? क्या है? ओवरी है। ठीक, इस अंडाशय के अंदर इस पुष्प का मादा युग्मक बनेगा और इसके अंदर किसका बनेगा? कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? हाँ, एक बार इसको थोड़ा सा देख ले जल्दी से, हम क्या बता। आंख मुंह डिब्बा गोल कर, यानी आंख मुंह एकरा दिमाग में गोल कर दी। ठीक, जब इतना कंप्लीट कर दिए तो इस पुष्प के माध्यम से हम इस चीज को समझने का काम करते हैं। ठीक, हमारे पास जब इस पुष्प के अंदर का बात करते हैं तो देखो, हालांकि इस पुष्प के अंदर ये तो जनन वाला भाग होता है, लेकिन एक टिपिकल पुष्प का बात करते हैं तो बताया जाता है कि ये जिससे जुड़ा रहता है हम उसको वृत्तांत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हम इस वाला भाग को पुष्प वृत्तांत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुष्प वृत्तांत के नाम से जानने का काम करते हैं। ये वही वाला भाग होता है जिसके ऊपर में बताया जाता है कि पुष्प जो होती है वो जुड़ी रहती है। इस पुष्प का इस वाले भाग के बाद ये फुला हुआ वाला भाग कहलाता है, और ये फुला हुआ वाला भाग जो होता है, ये फुला हुआ वाला भाग कहलाता है तुम्हारा थैलमस। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये फुला हुआ वाला भाग जो होता है हम उसको थैलमस के नाम से जानने का काम करते हैं। किसके नाम से? किसके नाम से? और फिर ये थैलमस वाले भाग के ऊपर में यहाँ पर हमारे पास दो भाग रहता है। क्या गो भाग? दो गो भाग होता है। एगो जो होता है वो होता है हमारा कौन सा? बाह्य दल पुंज। क्या होता है? क्या होता है? बाह्य दल होता है। और एक जो होता है वो होता है हमारा दल पुंज, जिसको हम पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया है। एक होता है बाह्य दल पुंज और एक होता है दल पुंज, और उसी दल पुंज को क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? एक होता है बाह्य दल पुंज और एक होता है कौन सी? दल पुंज। ठीक, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के कारण ही पुष्प को वर्गीकृत किया जाता है, जो कि हम लोग 11th में पढ़ते हैं। इस पुष्प को जो बांटने का काम किया जाता है, अलग अलग वर्ग में जो बोला जाता है, उसका जो अलग अलग बताया जाता है कि इस पंखुड़ी के हिसाब से इस पुष्प का अलग अलग वर्ग होता है। तो उसके अंदर बताया जाता है कि वाय दलपुंज और दलपुंज के नंबर पे 4 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, तो क्या हम बोलेंगे? वॉल्वेट जैसे बोले थे इस टाइप से। तो वो इसके इस दलपुंज के बेसिस पे रहता है। जब पुष्प के बारे में बात करते हैं तो ये थैलमस, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये इस पुष्प के लैंगिक वाले भाग को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसको क्या देने का काम करता है? किसको? बाह्य दल और पंखुड़ी जो है, ये अंदर वाला भाग जो होता है, जो लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या करने में काम करता है? प्रोटेक्शन, यानी सहयोग देने का काम करता है। उसको बेहतर ढंग से रखने का काम करता है। कौन कौन? कौन कौन? वो जो पुष्प देखा है ना, उस पुष्प के बाहर में पंखुड़ी होता है ना, बाहर में एगो तुमको ग्रीन कलर का मिलेगा नीचे जो झुकल रहता है। उसके बाद चारों साइड से मिलेगा तुमको कौन सी? अलग अलग शेप का पंखुड़ी। अलग अलग शेप का क्या मिलेगा? पंखुड़ी। ये जो होता है ये अंदर वाले भाग को क्या करने का काम करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन सी देने का काम करता है? कौन सी देने का करता है उसको? हाँ, उसको जो है इस अंदर वाले भाग को क्या करने का काम करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जब इसके अंदर वाले भाग को पढ़ते हैं तो देखो, बताया जाता है कि अंदर में 2 लैंगिक जनन वाला भाग, एक भाग जो होता है वो इसका वही स्त्री केसर वाला भाग। वो स्त्री केसर वाला भाग, ये वाला जो भाग तुमको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये तुम्हारा अंडाशय है। ये तुम्हारा क्या है? ये वाला जो भाग तुम्हारा है, ये क्या है? इसका पुष्प का अंडाशय। ये अंडाशय से जो ये नली जैसी रचनाएं जा रही है, ये जो नलिका रचनाएं जा रही है,
ये तुम्हारा हुआ वर्तिका। कौन सी हुआ तुम्हारा? कौन सी हुआ? और इस वर्तिका के ऊपर में ये जो तुमको एक जंक्शन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो तुम्हारा चबूतरा बना हुआ दिख रहा है, वो क्या बना? वर्तिका। कौन सी बना? कौन सी है? नीचे में कौन सी दिखा? क्या दिखा? अंडा से। ये आगे चले तो क्या दिखा? कौन सी? वर्तिका। और ऊपर में जो है वो कौन सी है? वर्तिका। कौन सी है? बोलता का कौन कौन सी बोले? अंडा से, नली जैसी रचना, वर्तिका, और ऊपर में जो है वो, ये तीनों का तीनों चीज ये किसका भाग है? किसका भाग है? जिसको हम कौन सा जनन भाग बोलते हैं? पुष्प का मादा जनन भाग। पुष्प का कौन कौन? ये ठीक। और इसी से निकला हुआ भाग, इसी से निकला हुआ भाग एक होता है यहाँ पर कौन सी? तंतु जैसी रचना। इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? ये जो निकला हुआ यहीं से भाग है, इसे पढ़े थे 11th में, इंफीरियर ओवरी सुपेरियर ओवरी ने बताए थे। अंडाशय जब नीचे रहता था और गाइनोसियम निकलता था, फिर पढ़े थे, तो वहीं से बताया जाता है कि यहाँ पर एक तंतु जैसी रचनाएं निकलती है, और इस तंतु जैसी रचनाएं से जुड़ा हुआ भाग रहता है एक, उसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी वाला फिगर में गलती यहाँ पर क्या किया है? परागकोश का डंटी पंखुड़ी पे मिलाया और परागकोश का डंटी को पंखुड़ी तक ले गया। तो ये डंटी इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है, उसको सही कर लेना। तो ये वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? परागकोश। क्या कहलाता है? और ये वाला भाग जो जुड़ा हुआ जिससे, उसको क्या बोला गया है? क्या बोला गया? और तंतु और परागकोश मिलके क्या बनाता है? क्या बनाता है? तंतु और परागकोश मिलके क्या बनाता है? ठीक। तो नर का अगर भाग के, तो नर के भाग में कौन कौन आता है? तंतु और परागकोश जो होता है, उस परागकोश के अंदर क्या बनता है? पुष्प का नर युग्मक। क्या बनता है? क्या बनता है? और तंतु जो होता है ना, वो उस परागकोश को जोड़ने का काम करता है। उस तंतु से वो परागकोश जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं और जोड़ के रखने में वो सहायता प्रदान वहाँ पे करता है। और ये किसका भाग होता है? पुंकेसर। किसका भाग होता है? ये ट्यूब जैसी ये भी एक रचना हमें देखने को मिलता है। ठीक। पुष्प का ये वाले भाग को जब हम पढ़ लिए, अब हमारे पास इसको जब हम पढ़ेंगे तो यही सारा चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। बताया जाता है कि एक पुष्प के अंदर वो जो बनावट दिया गया पंखुड़ी का, वो पुष्प का एक आकर्षक अंग होता है। पुष्प का कौन सा अंग होता है? वही पुष्प का आकर्षक अंग को देख के उसके ऊपर घोड़ा जो गीत गाने आता है, तितलियां जो गीत गाने जाती है, मधुमक्खियां जो वहां से शहद को लेने जाता है, वो उस पुष्प का वो आकर्षक वाला भाग, पुष्प का आकर्षक वाला भाग कौन सा? बाह्य दलपुंज पंखुड़ी। कौन सी? अलग अलग पुष्प के अंदर ये पंखुड़ी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग कलर के होते हैं, और उसी अलग अलग बनावट के कारण, अलग अलग कलर होने के कारण बताया जाता है कि वहां पर पुष्प जो होते हैं, कौन? उस पुष्प के अंदर जो बाहर के चीज होते हैं, जैसे भौरा सब, वो जो गुंजन सब जो रहता है, मधुमक्खी सब जो रहता है, वो सारा उसी आकर्षण को देख के वहां पे आने का काम करता है। बिना आकर्षण के को मुंह मारल जाए छे। अब लिखा हुआ है कौन सी? पुष्प आवृत्ति बीजों का एक आकर्षक अंग होता है। कैसे? बताया गया कि प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक बहुत निकटस्थ संबंध रहा है, करीबी का। ठीक। जो हमारे मानव के लिए एक सौंदर्य का विषय भी रहा है, आत्मक का भी विषय रहा है। फूल माला जो बना के चढ़ाने का काम करते हैं, सामाजिक तौर पे भी काम करते हैं, नेता भक्ता सब जो आता है वहाँ पे भी यूज करते हैं। मटेश्वर बाबा को चढ़ाने का भी काम करते हैं। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, रंगारंग प्रोग्राम, उसके अंदर भी इसका महत्व होता है। वो जो सरस्वती पूजा सब हुआ था उसके अंदर भी यूज किए थे। और इस प्रकार से महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा
प्रेम का, अनुराग का, प्रसन्नता का, विषाद का, और मरने के बाद शोक आदि में भी इसको क्या किया जाता है, अभिव्यक्त को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। यह तक नहीं, कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की बोल रहा है कि सूची बनाइए जिसका आप किसके रूप में काम करते हैं, अवसनात्मक मौत तथा जिन्हें हम किसके रूप में काम करते हैं, तो घर के अंदर या बगीचे के अंदर हम उसको किसका काम करते हैं, उगाने का काम करते हैं। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, और एग्जाम में ये चीज तुमको पूछ देगा कि पुष्पों की खेती को हम क्या कहते हैं, कौन सी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्पों की खेती को। और बागवानी को हम किसके नाम से जानते हैं, हॉर्टिकल्चर के नाम से। किसके नाम से, पुष्प कृषि के बारे में सुना होगा। इसी फ्लोरिकल्चर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्प कृषि के नाम से जानते हैं। और इनका क्या तात्पर्य है, यानी इसके अंदर हम पुष्प देने वाले जो पादप होते हैं उसका क्या करते हैं, खेती करने का काम करते हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकीय एवं भौर्णिकीय यानी भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। यानी कहने का मतलब जो वैज्ञानिक इस जीव के ऊपर में काम किया है, एक पुष्प के ऊपर में काम किया, वो ये चीज देखने का काम करता है कि पुष्प किस प्रकार से उसके आकार और उसके अंदर का भ्रूण जो होता है किस प्रकार से लैंगिक जनन के द्वारा बनता है, किस प्रकार से एक पुष्प के अंदर एक भ्रूण की प्राप्ति होती है। ये सारी बातें वैज्ञानिक के लिए आश्चर्य वाली बात है, इसलिए तुमने चैप्टर में दे दिया तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया। चित्र 2.1 जो ऊपर में हम देखे थे उसके अंदर भी अलग अलग अंगों को दर्शाया गया और बोला गया कि अल्लाहवंत में तो तुम लोग जो काम किया सो करवे किया, इसलिए कि उसको एक बार फिर से क्या कर लीजिए और उसको ताकि समझ में आसानी से आए। क्या आप पुष्प के 2 अंगों का नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 इकाइयां होती है, तो वो अंडाशय था और एक के अंदर क्या था, परागकोश था। ठीक, यानी एक पुष्प के अंदर यहाँ तक की बात है हम जाने हैं, अगले दिन पढ़ेंगे।